अब हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मोशन इन द ब्रेन, है ना। पहले सुन लीजिए, नॉर्मल चीज समझिए। आपको अपना पहला चैप्टर याद होगा। पहले चैप्टर में हमने किसके बारे में बात किया था? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना। इसके बारे में बात किया था, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और उस टाइम पर आपको मैंने बताया था, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं हो। देखिए हमने पहले चैप्टर में बात की थी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में हमने आपको बताया था कि एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डायरेक्ट। वो हमने बात की थी और उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई और ऑन द डायरेक्शन बेसिस को या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस को, ऑन बेसिस ऑफ दियर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, हमने आपको स्केलर और वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करें किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अपने पास दो आते हैं, एक आता है स्केलर क्वांटिटी और एक आता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, ओनली है मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बताने के लिए, एंड यूनिट्स, एंड यूनिट। अब यूनिट मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा भाई आपका वजन कितना है, तो आपका मास कितना है, तो आपने बता दिया 50 केजी। आपने बताया कि इसको खत्म कर दिया, तो दैट्स इट, खत्म। समझ में आ रही बात? यानी आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है। क्लियर है बात? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इनको बताने के लिए है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। हालांकि आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलोगे वो भी सही होता है, यानी इनको बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जैसे इनको आप जोड़ते हो, मैंने जैसे बोला कि आप पढ़ने बैठे हो और मम्मी ने बोला आज मेरे को 2 घंटे, ठीक है, और आप पापा आज बोले मुझे 3 घंटे और पढ़ना, तो टोटल कितना पढ़ोगे? 5। यानी आप इनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो, है ना। नॉर्मल क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्केलर एडिशन। ये नॉर्मल एडिशन भैया, तो भैया आप 5 + 3 करोगे 8 ही होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको ऐड करते टाइम यूज करना पड़ता है, वी यूज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ to add two vectors। ये दो चीजें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उनको जोड़ने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आप एक लाइन बोला जाता है, इस स्टेटमेंट में ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। आप बोलोगे सर जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। गलत, अब पढ़िए वो। आप बोलिएगा ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हो, उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। अब ध्यान से समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल से, ये लिखना है और आपको अब समझना है। जैसे आपने फोर्स पढ़ा है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर फोर्स। अब ध्यान समझो, मैं बोला सुनो, सिंपल सी बात। मैंने बोला कि भाई ये ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? चलेगा कि नहीं चलेगा? ऊपर लगाया, मैंने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऊपर नीचे
ये जो आपने अभी मेरे से पूछा कि सर किधर लगाया, ये आपकी एक नीड, ज़रूरत कि यार हमें पता ही नहीं चल रहा 5 मीटर, आपको मैंने मैग्नीट्यूड दिया, आपको मैंने यूनिट दिया, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो सर किधर लगा रहे हो, ये तो बता दो। अब मेरे को बताना कि मैं कैसे लगाऊँ, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँ। अगर मान लो मैं ऊपर लगाना चाह रहा हूँ फोर्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँ? एरो से। एरो से, ठीक है, कर दिया। एरो किधर बनाऊँ? ऊपर, ये उसका हेड भी एरो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ब्लॉक मुझे बताइए किधर मूव करेगा? ऊपर। अगर मैंने इसी पर फोर्स इधर लगाया होता तो किधर मूव करता? आगे। अब ये बता क्या रहा है, ये एरो से जो आपने रिप्रेजेंट किया, ये बता रहा है कि ब्लॉक आपका इधर चलेगा, समझे? अब यही जो आप, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे बताइए एक ब्लॉक था वही वाला, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और एक फोर्स और लगाया 5 न्यूटन का, मुझे बताइए टोटल फोर्स कितनी है इसमें? नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक पर? बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है? कितना? जो आ रहा है 10 ना, तो बोलो 10 न्यूटन लग रहा है। टोटल मतलब भाई जोड़े के बता दो ना, टोटल मतलब जोड़े के बता दो। अगर मैंने बोला कि ये ब्लॉक आपके पास रखा है, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, मुझे बताइए इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स कितना लगा? अब इन दो एग्जांपल्स को आप ध्यान से समझिए। ऊपर वाले केस में आपने दोनों फोर्सेस को क्या किया? जोड़ा या घटाया? और नीचे में जोड़ा है, घटाया। टोटल कैसे निकालते हो? हाँ, जोड़ा। जीरो कैसा आया? जुड़ के आया, जुड़ के आया भाई, जुड़ के 0 आया, हाँ, समझे भाई? मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्केलर ध्यान सुनो, स्केलर क्वांटिटी में आप 5 + 5 आप कभी 0 नहीं कर सकते। मम्मी ने बोला 5 घंटे पढ़ो, पापा ने बोला 5 घंटे पढ़ो, अच्छा तो पढ़ना ही नहीं है जी, 0 ऐसा हो ही नहीं सकता है ना भाई? अगर तुमने ऐसा किया ना, ऐसा नहीं, तुमने वही चीज कि मम्मी ने बोला 5 घंटे पढ़ना है, पापा ने बोला 5 घंटे पढ़ना है, और दोनों में हम फिट रहते हैं। इसका तो मम्मी ने जो बोला है वो करने का, पापा ने जो बोला है वो नहीं करने का, इसका मतलब कैसे रहो? 0, हमको पढ़ना ही नहीं, तुम बैठे रहो, मम्मी ने पढ़ ही नहीं रहे, पापा ने भी बोला है पढ़ने का, और आप भी तो बोलती थी पापा जो बोले वो नहीं करना चाहिए, तो हम नहीं पढ़े। बेटा तुमको पापा भी मारेंगे, मम्मी भी मारेंगे, है ना? समझे लॉजिक कि भाई जोड़ रहे हो स्केलर, ध्यान सुनना, स्केलर एडिशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। आप 5 + 5 0 नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर एडिशन में 5 + 5 0 भी होगा, 5 + 5 10 भी होगा, 0 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये भी है। समझ में आ रही है बात? तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आपको एक बार पढ़ाया जा चुका है, दोबारा सुन लीजिए कि भैया वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंबल क्या है? जैसे आपको ऐसे लिखा मिल जाए, इसका क्या मतलब है ना? इसको पढ़ते कैसे हैं? वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए, समझे? अगर ऐसे लिख उठा तो क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर इसका एक नाम और होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, और करके ए, चाहे ए लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। आगे ऐसा लिख दिया जाए, इसको पढ़ते देखो, इसको पढ़ते हैं ए कैप, क्या पढ़ते हैं? ए कैप। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसका एक नाम और है यूनिट वेक्टर
along वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर along, अब वेक्टर ए की जगह पर भैया इसे बनाना शुरू कर देता हूँ वेक्टर। ये इनके नाम है, पहले तो आप इन नामों को थोड़ा सा एनालाइज करो, कहीं पे लिखा तो इसका क्या मतलब है, समझिए इस चीज को। ऐसे लिखा तो क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए, ऐसे लिखा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखा तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए या यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर मतलब भाई क्या होता है वो बाद में समझिएगा, अभी इतना समझ लो कि ये दोस्तों है, आगे आएगा यूनिट वेक्टर तब आप समझ में। देखो पहले ये चीज समझ में आए, अब एक वेक्टर को और लिखी भी गई, जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर ए लिखना है, तो लिखने का तरीका ये है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। भाई वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका क्या है, डायरेक्शन भी है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये लिखने का मतलब, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बताता ही है। समझ में आई बात। जैसे आपसे एग्जांपल में बोल दिया जाता है कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा F 10 न्यूटन और किधर लगा, ईस्ट में लगा। आप समझते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा और किधर लगा है, ईस्ट में लगा। ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा उसका डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड हो गया। अब किधर है, नॉर्थ या ड्यू टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे लिख दिया गया। आपको समझ आया कि पार्टिकल 10 किलोमीटर से चल रहा है और किधर चल रहा है, नॉर्थ में। ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन। मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाले दोनों एग्जांपल्स में मैं पूछूं बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना है, अब बोलिएगा 10, और एफ कैप कितना है, ईस्ट। यहाँ पे मैं पूछूं मुझे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वी, या सीधे मैं पूछूं वी कितना है, आप बोलिएगा 10, और वी कैप कितना है, तो आपका है नॉर्थ। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, समझ में आई बात। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा। अगला रिप्रेजेंटेशन, चलो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अपने पास जो अगला रिप्रेजेंटेशन है वो है एरो रिप्रेजेंटेशन। अगला है जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बातचीत नहीं। अगला है अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी आपने बनवाया भाई। एक्स से मैंने अगर एरो बना दिया, ये जो एरो का इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल। तो आपका हेड से टेल की डिस्टेंस जो है वो बताता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एरो। एरो यानी जो बाढ़ की लंबाई है, एरो मतलब बाढ़, उसकी जो लेंथ है वो क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड। ये आप पढ़ चुके हो, अब सीधे सिंबल में लिखा। अच्छा, जो हेड है, अभी एरो किधर जाएगा भैया, है ना, इधर जाएगा। अब ऐसे थोड़ी ना जाएगा, तुम्हारे पीछे भी कर दिया है ना, ऐसे थोड़ी होता है। बैक फायर एरो में बैक फायर ही होता है, आगे ही जाएगा। हेड जो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या ए कैप इसे बोल सकते हैं, डायरेक्शन में बताएगा। और ये जो पूरा एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर देता है, तो ये पूरा वेक्टर ए को ही बता रहा है। एरो पूरा क्या है, वेक्टर ए। एरो का जो लेंथ है मॉड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एरो का जो हेड है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए, कि भाई इधर की डायरेक्शन में। समझ में आई चीज। अब अगला अपने पास आता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ध्यान समझिएगा। अगला सुनिए, पहले आपको एक सवाल कराया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। एक पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर कितने का टर्न लेता है, 60 डिग्री का, 120 का। कितने का टर्न बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है, 120 का टर्न लेता है ना। टर्न वाला याद है कि नहीं याद है, वही। आपको अगला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मैं पहला सवाल पूछ सकता हूँ, एक वेक्टर ए ऐसे मैंने बना दिया और एक वेक्टर बी मैंने ऐसे बना दिया, और मैंने आपको बोल दिया ये एंगल 120 है। पहले तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा। अगर ये 120 है तो ये 180 - 120 60।
अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 है कि 120 है? ध्यान समझिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का नाम क्या है? ये एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन है। शायद 160 होगा क्योंकि 160? 160 लाइक उसका डायरेक्शन होगा। अब ध्यान समझिए, क्या है इनकी डायरेक्शन के बीच का है, इस चीज को ध्यान समझिए। सुनो मेरे बात सुनिए, ये जो ए और एंगल क्या होता है, दो वेक्टर का, यानी उनके बीच का डायरेक्शन का एंगल होता है, राइट? ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? यही है। बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये। समझेंगे? ए और बी के बीच का एंगल मतलब डायरेक्शन क्या है? ऐसे 360 होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये लॉजिक, भैया सिंपल सी चीज है, आप दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी बताइएगा जब हेड टू हेड जुड़ा हो या टेल टू टेल जॉइंट, या टेल टू टेल जॉइंट, तभी बताइएगा। या तो हेड टू हेड जुड़ा हो या तो टेल टू टेल। क्या यहाँ पे हेड टू हेड जुड़ा है? क्या टेल टू टेल जुड़ा है? नहीं। तब क्या करेंगे सर? तब ये वाला एंगल नहीं, तब आप इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर जोड़ेंगे कैसे? भाई ये वेक्टर आगे भी तो शिफ्ट कर सकते हो, ये वेक्टर यहाँ ना बना के यहाँ शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, मैं इस वेक्टर को बी को ऐसे ही रखा और ये वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर दिया। अब इनके बीच का एंगल कितना? भाई ये वाला एंगल कितना था? 120 था। ये कितना है? 60। इनके बीच का एंगल कितना होगा? समझ में आई बात? अगर नहीं जॉइंट है, ध्यान समझिए, अगर मैंने ऐसे दे दिया, भाई एक वेक्टर अपने पास ऐसा है और एक वेक्टर अपने पास ऐसा है, और अगर इनके बीच का एंगल मैंने बोल दिया 30 है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ए और बी। ऐसे सवाल दे दिया जाए और वो पूछे ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 30। 30 मत बोलिएगा सर, लिखा तो 30 है, नहीं। अब अगर लिखा ही है तो आप समझ लीजिए हेड टू हेड नहीं होना, तो सीधे 180 में से जो डेटा दिया है उसमें माइनस करो। जो डेटा दिया है क्या दिया है? 30 दिया है। अगर नहीं जुड़ा है तो सर, अगर नहीं जुड़ा हो तो क्या करेंगे? जो डेटा दिया है उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, यानी ये वाला एंगल आपका इनके बीच में एंगल बिटवीन, नहीं देता हूँ यहाँ पे, इनके बीच का एंगल है वो होगा 180 माइनस 30, कितना आ रहा है? 150। समझ सकते हैं भाई, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? यही तो है। और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये। इनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 150। अब ऐसे कर लो, यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो उनकी डायरेक्शंस का एंगल है। चलिए आप ये क्वेश्चन करिए पहले, बातचीत नहीं। एक वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, मुझे बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है? कितना है? 150। अरे वाह, अब एंड करिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो अपने पास पहला वेक्टर है वो है अपने पास इक्वल वेक्टर। वो क्या है अपने पास? इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इक्वल चीज है, तो इक्वल मतलब कि हर एक रूप में इक्वल, हर एक चीज में इक्वल। समझ में आ रही बात? जैसे बोलते हैं ना डिट्टो सेम। तो इक्वल वेक्टर्स में पहले मुझे बताइए वेक्टर्स के पास कौन सी दो चीजें होती हैं? पहला तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी, मैंने ऐसे लिखा, इसे क्या पढ़ता है मेरे बताइए? और ये क्या है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है पूरा? अगर ए और बी बराबर है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए का जो डायरेक्शन होगा वो बराबर होगा बी के डायरेक्शन।
अब ये एक मैथमेटिकल मेथड है, इसको यहाँ पे समझ नहीं लिखा क्या है। अब नॉर्मली समझ में आया तो भाई इक्वल वेक्टर्स वही होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन डी मतलब वो भी क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम, यानी ए वेक्टर भाई इधर जा रहा है, बी वेक्टर भी इधर है, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, सेम है। नोट करके रखिएगा, नोट कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑफ सेम नेचर, आर ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का क्या मतलब है कि वेक्टर ए अगर फोर्स है तो वेक्टर बी भी क्या होना चाहिए, फोर्स। अगर वेक्टर ए डिस्प्लेसमेंट हो और बी फोर्स है तो आप दोनों वेक्टरों को इक्वल नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ एक पार्टिकल है जिसके ऊपर इधर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, है ना, ऐसा फोर्स दिखा दिया, और नीचे मैंने बोला कि भाई नीचे अपने पास 10 मीटर है, मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है 10, डायरेक्शन इधर, क्या दोनों इक्वल वेक्टर्स है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है ना। पहला क्या है, फोर्स है, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं बोलिएगा, डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आई बात। अगला अपने पास वेक्टर आता है दूसरा, पैरेलल वेक्टर्स। ये सबसे आसान है, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, या ऐसे लिखो इंग्लिश में, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। और जो डायरेक्शन है वो होता है मस्ट बी सेम। समझ में आ रही बात। नेचर वगैरह बोल सकते हो कि सेम हो सकता है, सेम नहीं। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया ए, और मैंने इसके नीचे ही एक छोटा सा वेक्टर बनाया बी, इसी से बनाया ये बी। मुझे बताइए क्या दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। सिंपल सी बात है भाई, डायरेक्शन सेम है, ए भी इधर है, बी भी इधर है, हम इसे क्या बोलेंगे कि ये अपने पास कौन सा है, पैरेलल वेक्टर्स है। तीसरा अपने पास है तीसरा अपने पास है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए, माइनस, समझे, मतलब मुझे बताओ वेक्टर ए में क्या जोड़े कि वो 0 हो जाए, वेक्टर ए में क्या जोड़े कि वो 0 हो जाए। तुम क्या कह रहे हो पता है कि भाई सर हम वेक्टर ए में माइनस ए जोड़े कि 0 है, कर सकता है। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, दोनों से वेक्टर ए में से वेक्टर ए जोड़ोगे। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप वेक्टर ए में क्या जोड़े कि 0 आएगा, वेक्टर ए जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये जो है ना, इसी को हमें जरूरत पड़े नेगेटिव वेक्टर से। क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। पेपर में आएगा तो लिखिएगा, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड आर सेम एंड देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। बहुत अंग्रेजी करते हो ना, अब करना यहाँ पे जाके ऐसे लिखोगे, मास्टर नंबर नहीं देगा, पूरा काट देगा। ये मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर इधर है, ऐसे ये इधर मेरे पास कौन है, माइनस ए, नेगेटिव वेक्टर ये होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली अपोजिट होगी। समझ में आई बात। एक क्या होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल क्या होता है, नहीं भी जगह लिख देता हूँ, यहाँ भी जगह चौथा अपने पास है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते थे, पूछ रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते थे। अरे उनका कंडीशन क्या था, ऐसे ऐसे
तो वही तो देख के नहीं बोल पा रहे हैं सर, चीटिंग नहीं करते है ना। डायरेक्शन मस्ट भी सेम होता है यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड मतलब मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, पर जो आपका डायरेक्शन है मस्ट बी अपोजिट। यानी अगर ए वेक्टर ऐसा है तो आपका बी वेक्टर ऐसे होगा, तो हम बोलेंगे ए और बी क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। अब यहाँ पे कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स हो सर, क्या मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स भाई, जैसे कि क्या इक्वल वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्या इक्वल वेक्टर्स को पैरेलल बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन मस्ट बी सेम और दो इक्वल वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाता है, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। अच्छा, क्या नेगेटिव वेक्टर को एंटी पैरेलल बोल सकते हैं? हाँ, ये भी बोल सकते हो, लिखना चाहोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके लिए एक लैंग्वेज वाली बात। अब सवालों की बात समझिए, तो कहना क्या चाह रहा हूँ यहीं पे। अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है, ध्यान समझिएगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन आई कैप है, तो बी की भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? यही चीज़ यहाँ पे लिखा मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, बराबर। सर इसमें यहाँ पे देखो, अब इसमें यहाँ समझो, अगर ये 10 है तो ये 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर आप समझो तो जो वेक्टर ए और इसमें रिलेशन ये है, रिलेशन बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स का, जो अपना वेक्टर ए होगा या कोई सा भी, वो n टाइम्स ऑफ वेक्टर बी होगा और ए कैप बराबर होगा बी कैप। सवाल में यूज करूंगा, अभी से नोट करो। अरे यार कुछ सोचो, ये 10 है, अगर मान लीजिए 5 है तो ये 2 टाइम्स होगा 10 करके, समझ रहे? मतलब n के लिए क्या चाहिए, 2। अगर डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा। ये क्या बता रहे हैं, दोनों वेक्टर्स क्या है, बस मैग्नीट्यूड वाइज में थोड़ा सा n से मल्टीप्लाई कर दो, किसे आपको मैथ से पढ़ा होगा ना, दो लाइन अगर पैरेलल होती तो n लैम्डा कुछ तो करते थे, याद आ रहा है? सेम चीज, वही चीज नोट करिए, मेरे से करते ही होंगे। चलिए नोट करिए इसको, कोप्लेनर वेक्टर्स है, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स ध्यान सुनिए। कोप्लेनर नाम में ही इनके है, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई करें उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे इस बोर्ड पे मैं जितने भी वेक्टर्स बना दूं सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। आप अपनी कॉपी में जितने भी वेक्टर्स बना दीजिए सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जैसे कुछ वेक्टर होंगे जो बाहर की तरफ आएंगे, हम उसको यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं करेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई देखो बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं, वो कोप्लेनर नहीं होंगे। प्लेन समझ में आता है ना? अच्छा मेरा बोर्ड एक प्लेन है, समझ में आएगा? इसमें जितने भी वेक्टर्स मैं ड्रॉ करूँगा सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। क्लियर? तो ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई करें हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ समझना है, कभी इतनी जरूरत पड़ेगी तो करना है। अगला अपने पास है को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम। क्या होता है, इनिशियल पॉइंट सेम। हम इन्हें क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑल वेक्टर्स आर सेम, इनिशियल पॉइंट ऑफ all vectors is same। सर जैसे, अरे जैसे एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया, एक वेक्टर इधर बना दिया, एक वेक्टर इधर बना दिया, ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये तीनों क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। अगर ये पढ़िए तो एक और होता है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट होता है, कोकरेंट, कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर आके मिले उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकरेंट वेक्टर बोलते हैं। सही लिखा है। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, मीट्स एट
अ कॉमन पॉइंट मीन्स एट कॉमन पॉइंट या सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट ये अंदर लग जाएगा। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे। अरे वही जैसे मान लो महाभारत देखे होंगे, इधर से अर्जुन ने बाण मारा ऐसे जा रहा है, इधर से कर्ण ने बाण मारा ऐसे गया और दोनों लड़ा। उतना नहीं है, ऐसे दूसरे में गायब कर दिया। उतना कैसे है? अभी इतना ही गया है, आया लड़ा बात खत्म, बाद में क्या होगा नहीं जाना। अरे शुरू में तो यहाँ रहा होगा ना, और क्या टूटता होगा और क्या, और क्या होगा टूटेगा तो यही। ठीक है, जैसे मान लो तुमने बुरे ये हो गया कॉन्करेंट। अगला आपके पास है यूनिट वेक्टर, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर कहाँ पे आपको मैंने बताया था? यूनिट वेक्टर कहाँ पे बताया था? अगला है नल वेक्टर। पहले ये देखो, नल वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब वेक्टर हैविंग जीरो, जीरो मतलब जैसे तुम जीरो हो ना वैसे वो जीरो मैग्नीट्यूड। नेगेटिव वेक्टर में नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं होता वो खराब है, बस डायरेक्शन बताता है। वेक्टर में सबसे छोटा वेक्टर जीरो ही होता है। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। ये समझिएगा क्या होता है। पहले तो इसको बनाया क्यों गया, इसका डिनोशन क्या होता है? इसे ऐसे जीरो वेक्टर लिखते हैं, ये जीरो लिखा है या ये ओ है। अब ये दोनों भाई सेम सेम है, ये दो बार जीरो नहीं है, ये ओ है। हाँ टार्जन बन जाओ ये पे। अच्छा हिमेश रेशमी सुनो समझा रहा हूँ। अब याद होगा आपको मैंने बताया था, सुनिए पहले। अब यहाँ पे आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि क्यों। पहले तो हमें जरूरत क्यों पड़ी भाई? अगर मान लो आपने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो बॉडी पर कितना फोर्स लगा? जीरो। अब भाई जीरो एक वेक्टर है ना, आप बता लो सर जीरो, जीरो क्या है? जीरो न्यूटन का फोर्स लगा। अब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बनाना पड़ा नल वेक्टर। अब सर डायरेक्शन नॉट डिफाइंड मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था एक वेक्टर ए है, सिर्फ सिंपल सी बात बताइएगा, और एक वेक्टर बी। मुझे बताइए दोनों में कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो वेक्टर को ड्रॉ करो ऐसे, ऐसे एरो की फॉर्म में ड्रॉ करो। तो भाई बोलोगे सर ये हम लोग बन गया, तो बोलेगा हाँ सर बन गया। क्योंकि अगर मैं इनको ध्यान से समझना, मैं अगर इन एरो और इसके टेल और हेड के बीच की डिस्टेंस को कम करता जाऊँ, कम करता जाऊँ, कम करता जाऊँ, आपको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड कम होता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो ऐसे, मैग्नीट्यूड कम हुआ और कम हुआ, कम हुआ, अभी कम हुआ। अब भाई किसी को मिटाओगे तो चिल्लाएगा तो है ही, रो रहा था बेचारा। ये देखो अब मैं इन दोनों को एकदम पास में ला दूंगा, ये क्या हो गया आपका? नल वेक्टर। यानी एक पॉइंट, हाँ डॉट। डॉट क्यों होता समझा? तो भाई उसका लेंथ ही नहीं, अगर आपने हल्का सा आगे बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक यूनिट वेक्टर नहीं, सॉरी एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा, नल नहीं रहेगा। अब इसका एक सिंबल ये भी लिख सकते हो। अब ओ समझ में आया? ओ से शुरू ओ पे खत्म, ए से शुरू ए पे खत्म, बी से शुरू बी पे खत्म, है ना? ये समझ में आ रहा है जिसका इनिशियल। अब देखो अगर आप लिखते हो जैसे मान लीजिए कहाँ पे लिखो यार, चलो पहले इतना नोट करो। ये समझा ना नल वेक्टर। अब डायरेक्शन नॉट डिफाइंड क्यों है? भाई मान लो एक पॉइंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, ध्यान समझना।
सुनो पहले, एक पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट 0 वेक्टर है, यानी जितना वो प्लस में गया उतना माइनस में गया, यानी वापस नहीं खड़ा हो गया। अब मुझे बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा? भाई अब वो पार्टिकल जब चलेगा तो डिस्टेंस आएगा ना। अब पार्टिकल इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है, हमें पता ही नहीं है ना अगर एरो किस डायरेक्शन में बढ़ा है। क्लियर है बात? नोट करिए इसको। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर की। टाइप ही है ना। हाँ ये टाइप ही है, लेकिन उसको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना है। मतलब डिटेल में क्या इसके बारे में और नॉर्मल बातचीत करनी है। भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको बताया गया, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जैसे ना इसका जन्म ही हुआ है डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है हैज मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1। अब 1 को यूनिट भी बोला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया यूनिट वेक्टर। अब इसका सिंबल क्या होता है, किसी के ऊपर टोपी पहना दो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जैसे मैंने ए है, ए को टोपी पहने, क्या बन गया ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ए। समझिए अभी बता रहा हूँ, टोपी पहनाया क्या बन गया बी वेक्टर, डी कैप, सी कैप, डी कैप, ऐसे समझ लो। अब इनका अपना एक सिंबल क्या है, ध्यान सुन लो पहले, मजाक नहीं। मैं पूछूं ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1। अगर मैंने ऐसे लिखा भाई ए कैप का मैग्नीट्यूड, सीधे लिखना 1। सर बी कैप का वो भी 1 होगा, सर सी कैप का वो भी 1 होगा, सबका 1 होगा। ये लाइन समझा? आज यूज करूँगा कई बार, और तब आप बोलिएगा, तब मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी कैप का, सी कैप का, कुछ भी। इसका काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना काम। भाई यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए लाया गया है, डायरेक्शन बताने के लिए लाया गया है। क्या मतलब है इसका, ए कैप का मतलब क्या है कि वो ए वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, बी कैप का मतलब क्या है बी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, सी कैप मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। समझ में आया बात? अब मैं आगे कुछ ऐसे सवाल बनेंगे, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर में ऐसे बना रहा हूँ पी, वो 10 ए कैप है, कितना है 10 ए कैप। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 है, और डायरेक्शन क्या है जो वेक्टर a की है। समझा भाई, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है जो वेक्टर a की है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 20 b कैप, और इसको हमने बोल दिया q वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 20, और डायरेक्शन किसकी है जो b वेक्टर की, यानी b वेक्टर की डायरेक्शन, यानी p। यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि अगर वेक्टर a आपका 50 a कैप है और वेक्टर p आपका 10 a कैप है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि दोनों वेक्टर a और p की डायरेक्शन सेम है? हाँ कि ना? दोनों कौन से वेक्टर हैं, पैरेलल कि एंटी पैरेलल? भाई पैरेलल ना, जो वेक्टर a की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन है वेक्टर p की। तो मैं यही कह रहा था जो आपने अभी पैरेलल में पढ़ा था, सब जुड़ रही है कि वेक्टर जो p है वो क्या है 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। समझा भाई? अगर वेक्टर a में सॉरी वेक्टर p में 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर a मिल जाएगा जो आपने पढ़ा था। इसका मतलब p वेक्टर और a वेक्टर क्या है, p पैरेलल टू वेक्टर a। समझा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अब हमें जरूरत पड़ी एक चीज आपने और नोटिस की होगी, यहाँ पे देखिए मैंने कल आपको एक चीज बताया गया था कि वेक्टर a को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a कैसे कल पढ़ा था, नोट किया था, याद है नहीं? अब यहाँ से मुझे बता a कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a। ये आपको पहला फॉर्मूला मिलेगा, ये फॉर्मूला है, लर्न इट।
आगे इसका यूज करूँगा। पहले अगर कहीं पूछे वेक्टर ए नहीं, सॉरी ए वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, ए कैप निकाल के ऐसे उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका काम क्या है, डायरेक्शन बताने का। उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, उसका यूनिट क्या है, हाँ यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या है, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, नाम में यूनिट है पर यूनिट नहीं है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, इनके पास यूनिट ही नहीं है। सर नाम में है, नाम में रहेगा पर वैसे नहीं रहेगा, समझे। अगला इसी में हमको पढ़ना है, इसी में होता है रेक्टेंगुलर, क्या लिखने वाला था, यूनिट वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, हमको समझने के लिए, जैसे हम जब पढ़ने वाले होंगे अपने लिए दुनिया क्या है 3 डायमेंशन में, तो हमने बोला कि भाई x में कुछ मान लेते हैं, y में कुछ मान लेते हैं, z में मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर जो यूनिट वेक्टर्स होता है या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, हाँ याद है ऑर्थोगोनल। एक वेक्टर क्या होता है ऐसे समझिए पहले, x, y और z। आपको पता होगा x, y और z ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी x और y ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगे, y और z अपने ऐसे होंगे, और z और x क्या होंगे, ये भी अपने परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पे कुछ माना गया, माना ये गया कि i कैप, j कैप और k कैप। सर ये i कैप, j कैप, k कैप क्या है, i कैप है यूनिट वेक्टर along x axis, along x axis। j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along y axis। k कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along z axis। मतलब अगर कोई पार्टिकल, ध्यान समझिएगा ये क्या बता रहा है, अगर मान लीजिए एक पार्टिकल 10 यूनिट चला x में, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल चला x में। अगर मैं बोलूँ पार्टिकल मूव्स 10, ऐसे लिखूँ, नॉर्मली ऐसे लिखूँ एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए लिखा 10 यूनिट along x एक्सिस। आपने बताया कि पार्टिकल चला है और चला कितना है 10 यूनिट along x एक्सिस, या जो भी है कोई तो चीज़ है जो कि x एक्सिस के along है कितना 10 यूनिट। अब इतना बड़ा ना लिख के हमने बोला भैया सीधे लिख दो 10 i कैप, क्या लिख दो 10 i कैप। अगर बोला गया 20 यूनिट along y एक्सिस, सीधे क्या लिख दो 20 j कैप। अगर आया 10 यूनिट along z एक्सिस, सीधे क्या लिख दो 10 k कैप। सर अगर माइनस में चला तो माइनस आई कर देना, समझा। अगर एक भाई बोला कि 10 यूनिट चला along माइनस x एक्सिस, तो माइनस 10 आई कर दीजिएगा, समझे। तो भाई ये क्या बता रहा है कि अगर पार्टिकल x में चला i कैप लिखना, y में चला तो j कैप लिखना, और z में चला तो k कैप, समझा। अब वो चला, चाहे उसका वेलोसिटी होगा चाहे फोर्स होगा, अगर है i में तो भाई आप सीधे क्या लिखोगे कि x में, अगर j में लिखा तो आप समझिएगा उल्टा भी y में, और k में लिखा तो समझिएगा वो क्या है z। यानी आप इसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा आपको मिल जाएगा कि एक फोर्स लगा है किसी पार्टिकल पे 10 i कैप माइनस 20 j कैप प्लस 10 k कैप। मैं आपसे पूछूं बताइए x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, तो बोलिएगा 10। y में कितना लगा है माइनस 20 नहीं माइनस 20, और z में कितना लगा है प्लस 10। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं x कंपोनेंट। आगे अभी आएगा x में कितना है, x कंपोनेंट मतलब x में कितना है, ये क्या है y कंपोनेंट कि y में कितना है, और ये क्या है z कंपोनेंट यानी z में कितना है। समझा कि नहीं समझा। कि ये चीज आपको बता रहा है कि पार्टिकल जो फोर्स है वो x में, पहली बात समझना है कि पार्टिकल x में, y में और z में तीनों में ऐसे लिख के आएगा।
आई कैप क्या है, जेड कैप क्या है, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। क्या है? यूनिट वेक्टर्स है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आई बात? यही चीज़ आपको बहुत बार समझ में आए, मतलब बहुत बार यूज करूँगा और अभी आपको समझना है। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? सिंपल सी बात है, याद करना है, डाउट आना भी चाहिए। नोट करिए इसको। सुनिए मेरे ऐसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए एक पार्ट ये ऐसे एक्स और वाई है, कुछ मैं आपको इसमें नहीं पढ़ा रहा, बस आपसे जानना चाह रहा हूँ। अगर एक पार्टिकल, यहाँ समझिएगा, पार्टिकल सुनिए पहले, पार्टिकल चला ऐसे 4, फिर ऊपर गया 3, है ना, 4 मीटर चला और फिर इधर 3 मीटर गया, यहाँ पहुँचा, है ना। तो मुझे बताइए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,3। सबको समझ आ रहा है? अब मैं बोलूँ कि भाई पार्टिकल यहाँ से ये कितना दूर है, क्या लगा सकते हैं? फायदा बोला। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में समझिए, ध्यान समझिए, इसी चीज़ को वेक्टर में, ये रहा आपको ओरिजिन जिसे आप ओ बोल रहे हो। अब पार्टिकल कहाँ पहुँचा है? पॉइंट ए पर। आप क्या लिख सकते हो? ओ ए वेक्टर। पार्टिकल कहाँ गया है? ओ से ए। ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे ये आप करना जानते हो, बस मैं इसे वेक्टर में यूज कर रहा हूँ। पार्टिकल कहाँ गया? ओ से ए। कैसे गया है? पार्टिकल चला है आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में कितना? 4, एक्स में चला इसलिए 4 आई कैप, प्लस वाई में कितना चला है? 3, तो 3 जे कैप। अब मैं बोलूँ ओ ए वेक्टर की लेंथ बताओ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। आपने बोला सर पाइथागोरस लगाओ, या जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अगर z हुआ तो z कंपोनेंट का स्क्वायर कर लियो। जैसे यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर केस में बात किया जाए, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट कितना है? 4, इसका स्क्वायर, y कंपोनेंट कितना है? 3, z कितना है? 0। लिख सकते हो ना ऐसे? तो कितना हो गया आपका? हो गया √16 + 9, सॉल्व कितना है? √25 यानी 5। यानी वेक्टर जो अपने पास ओ ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, यानी ये लेंथ कितना है? 5। 4 + 3 7 नहीं, समझ में आई बात? अब ये क्या है? ओ ए वेक्टर कितना है? 5। पहले ये समझ में आया। अब मैं बोलूँ ओ ए की डायरेक्शन क्या लिखोगे? तो ओ ए की डायरेक्शन ओ ए कैप इज इक्वल टू, आप लिखिएगा ओ ए वेक्टर अपॉन में ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी सिखाया था ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। अब भाई ओ ए वेक्टर कितना है? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, डिवाइड किससे करोगे? 5 से। आपको क्या मिलेगा? 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, और हम इसे क्या बोलते हैं? ओ ए कैप। वेक्टर फॉर्म में भैया ध्यान सुनो, तुम इस डायरेक्शन को कैसे बताओगे? ईस्ट वेस्ट है। अब मान लो तुमने बोला सर ये नॉर्थ है, इससे लिखा। मान लीजिए आपने बोला सर हम तो कॉपी के प्लेन में पढ़ते थे नॉर्थ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट। साउथ नहीं होगा, ईस्ट होगा ना। भारत का नक्शा याद करो, इधर होता है वेस्ट पेपर, यानी ईस्ट में होता है। अब ध्यान समझिए कि एंगल बताने का तरीका, भाई ये ना तो नॉर्थ है ना तो ईस्ट है, ये दोनों के बीच में है। अब बच्चा बोलेगा सर नॉर्थ ईस्ट में, भाई नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है दोनों के बीच में। अब ये एंगल तुम्हें पता है कितना है? निकाल भी सकते हो सर, ये एंगल थीटा, तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। 3/4 कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 37। अभी सिर्फ बता रहा हूँ, आपने जो सोचा वो गलत है, यानी ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। समझ में आ रही बात? बीच में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट आपका ये था 45 पे, वो से थोड़ा नीचे है, नॉर्थ ईस्ट लिख नहीं सकती ना, अब इसलिए ऐसे लिखाएंगे इसको। समझ में आई बात? आपको ऐसे ही करना है। ये चीज़ आपको हम कल यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।